Good morning, student. Today we are going to discuss the next topic of the same chapter, that is development. We have already discussed what is development, their aspect, the different aspiration of different people, uh, and net income, national income, per capita income, etc. Right? The role of per capita income in the development of any country, and World Bank, and then after UNDP program. So in this video lecture we are going to discuss the literacy essential for the economic development. तो और एक पैरामीटर है जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं। तो किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी हद तक उस देश की लिटरेसी के ऊपर में डिपेंड होती है। that's why here very essential to study the literacy of our country and other country to compare them uh, with our country in the aspect of development, right? So education only give us vast knowledge. एजुकेशन से क्या होता है कि देश के लोगों को वास्ट नॉलेज मिलता है, और नॉलेज की मदद से ही हम खुद को और हमारे देश को, हमारे सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। लिटरेट पर्सन इज एलिजिबल टू गेट्स सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास में एजुकेशन ही नहीं होगा तो आप में कोई स्किल डेवलप भी नहीं हो सकता है, और इसीलिए एक लिटरेट व्यक्ति ही क्या माना जाता है, कहीं पे भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल माना जाता है। सो एजुकेशन डेवलप्स द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन की मदद से हम लोगों में वो स्किल क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको वो यूज़ कर सके, इम्प्लीमेंट कर सकते। विद द नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी कैन डेवलप एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो भी प्रोफेशनल नॉलेज होता है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, तो उसकी मदद से हम हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दैट्स वाई लिटरेसी इज़ वेरी इसेंशियल। Literacy, literate people understand the importance of remaining healthy and stay away uh, from the deadly diseases। तो एक ये भी एडवांटेजेस होता है कि जिस देश में, जिस समाज में, सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, अगर मान लो लिटरेट है, राइट, पढ़े लिखे हैं, तो उनको ये बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और जो डेडली डिसीजेस वगैरह होती है उससे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, या कोई भी डिसीज जो होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, ये सब चीज़ें उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है जब वो एजुकेशन लेते हैं। तो इन दिनों आपको पता ही है, जैसे कोरोना जिस स्पीड से स्प्रेड हो रहा है हमारे देश में और पूरी दुनिया में, तो जो लिटरेट लोग हैं वो उसके कारणों को समझ सकते हैं, क्यों हुआ, वायरस क्या होता है, वायरस के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे स्प्रेड होती है, वो डेंजरस होती है नहीं होती है, कम्युनिटी स्प्रेड कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो जो लिटरेट लोग हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो लोग लिटरेट नहीं है, तो वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी चीज़ों को जानते नहीं, वो अवेयर नहीं होते, राइट। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि लिटरेट पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेनिंग हेल्दी। मतलब जो हमारा हेल्थ है उसको अच्छा रखना, एक हेल्दी लाइफ को सरवाइव करना, और जो डेडली डिसीजेस होते हैं जिससे हमारी मौत भी हो सकती है, ऐसे डिसीजेस से दूर रहना। तो ये बातें जल्दी इलिटरेट लोगों के समझ में आ जाती है एज कम्पेयर टू illiterate person, right? So this question is very important। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। So the next thing is girls in India in the rural sectors are sometimes not able to get
सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे इंडिया में जो ग्रामीण इलाका है, एरिया है, जिसको हम रूरल सेक्टर बोलते हैं, तो बहुत बार सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन वो लेती नहीं। प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद में उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो कुछ जो कारण है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि ऐसे ही जैसे टाइटल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ऐड कर दिया गया, तो एटलीस्ट 3 रीजन्स बताइए करके ऐसा क्वेश्चन था, राइट। तो हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को समझने के लिए। सो फर्स्ट रीजन यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो मतलब ट्रेडिशनली चलता आ रहा है हमारे यहाँ पे आज की भी डेट में। तो और ये जनरली रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। अर्बन लोगों की नाउअडेज मतलब ये सोच अभी बदल चुकी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, या बहुत मतलब पहले जिस लेवल में किया जाता था उस लेवल में अभी नहीं किया जाता है। लेकिन रूरल सेक्टर में अभी भी ये देखा जाता है बहुत ही कम जगह पे, मतलब ये और कुछ कम हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है, राइट। सो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती है मेल और फीमेल कैंडिडेट में। मतलब घर में लड़का है तो उसको ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, उसके लिए सब कुछ किया जाता है। और जो लड़की है तो उसके लिए उसको उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता है, लिमिटेड चीज़ें दी जाती है उसको। तो लड़के को पढ़ाया जाता है, मतलब उसका सेकेंडरी एजुकेशन भी दिया जाता है और उसको हायर एजुकेशन भी दिया जाता है, और गर्ल्स को नहीं दिया जाता है, उसको पराया धन समझा जाता है, ठीक है। और अभी आप सभी लोग रूरल सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो आपने आजू बाजू में ये सब चीज़ें नोटिस की होंगी। सो इंडिया इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, और इसीलिए बोला जाता है इंडिया को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोला जाता है। मतलब मेल कैंडिडेट को ज़्यादा यहाँ पे प्रिफर किया जाता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। और ये कहाँ पे होता है, इंडिया के रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ अर्बन एरिया में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। गर्ल्स चाइल्ड इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेल चाइल्ड एंड आर नॉट इवन सेंट फॉर द एजुकेशन। तो देखिए, अगर शिक्षा की बात करूँ आप, तो जब एजुकेशन लेने की बात आती है तो पहले मेल कैंडिडेट को मतलब क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन गर्ल्स को नहीं दी जाती है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी, जैसे ये डोमिनेटिंग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इसका एक कारण माना जाता है। दूसरा पावर्टी, उस फैमिली की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, उनकी एक सोच होती है कि लड़के वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती है, कि आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ऐसा आज के मॉडर्न डेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर भी ऐसा हमारे इंडिया में लार्ज सेक्टर्स पे देखा जाता है। दूसरा एग्जांपल इसका एक पावर्टी, जैसे मैंने बताया, ड्यू टू द वाइड स्प्रेड पावर्टी इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा पावर्टी आपको देखने को मिलती है। पीपल वांट गर्ल्स टू हेल्प इन द हाउस होल्ड, और इसीलिए लोगों की ये सोच बन जाती है कि कैसे जो मेल कैंडिडेट होता है वो घर के बाहर जाके कुछ कमा के ला सकता है। और हमारे इंडिया में कैसे मतलब एक फीमेल कैंडिडेट के लिए उतना सेफ एटमॉस्फेयर भी नहीं है, ये भी दूसरा उसका कारण है। भले ही इस बात को आपके टेक्स्ट बुक में मतलब डिस्कस नहीं किया गया हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है। सो पीपल वांट गर्ल्स टू हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क, तो घर के काम में वो लोगों को लगता है कि उन्होंने मदद करनी चाहिए और उनको घर के काम करवाए जाती है। लुक आफ्टर देयर सिबलिंग्स एंड डू ऑल हाउस होल्ड कोर्स, राइट। घर में अगर छोटे बच्चे वगैरह है तो उनका ख्याल रखना वगैरह, या बाकी घर के जितने भी काम है तो वो सभी गर्ल्स को करने पड़ते हैं रूरल एरिया में। और ये तो अर्बन एरिया में भी देखा जाता है, मिडिल क्लास फैमिली में ये सब कुछ चलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि पावर्टी किस हद तक व्यक्ति को मतलब मजबूर कर देती है इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में एक पिक्चर देख रहे हो, तो इतनी बुरी तरह से पावर्टी तो आपने अपने आजू बाजू में शायद ही देखी होंगी, लेकिन ये हमारी इंडिया की कंडीशन है आज की डेट में। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टेट्स है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह है, या नेशनल ट्राइब्स वगैरह है, जो इसी कंडीशन में या इससे बहुत बुरी कंडीशन में, जिनको रहने के लिए शेल्टर नहीं होता है, या पहनने के लिए कपड़े, या तो फिर खाने के लिए खाना भी 2 वक्त का नसीब नहीं होता है। तो और उनको स्कूल कहाँ से मिलेगा फिर। तो इतनी ज़्यादा पावर्टी
हमारे देश में देखी जाती है। सो थर्ड थिंग इज जहाँ पे मतलब ठीक ठाक लोगों को घर रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, या तो फिर पहनने के लिए कपड़े और बाकी छोटी मोटी उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसे लोग मतलब स्कूल तो भेज सकते हैं, लेकिन स्कूल कभी कभी उनके आजू बाजू में मतलब गांव में होता नहीं, वो बहुत दूर होता है, तो ये भी एक तीसरा कारण है। हम डिस्टेंस बोलेंगे इसको कि सेकेंडरी स्कूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया। तो सेकेंडरी स्कूल सभी मतलब गांव में नहीं होते, जैसे कि आपके आजू बाजू में कुछ गांव होंगे तो वहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके किसी गांव में फिफ्थ स्टैंडर्ड तक स्कूल होंगी, तो सेवन स्टैंडर्ड तक होंगी, और जब हाई स्कूल वगैरह पढ़ना हो आपको तो दूसरे बड़े गांव में या तो फिर शहर में जाना होता है। तो सभी फैमिली के लिए ये सब मतलब खर्च उठाना पॉसिबल नहीं होता है, और सेफ एरिया सेफ्टी न होने के कारण भी कभी कभी मतलब हायर स्टडीज़ के लिए या सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन के लिए उन फैमिलीज में से गर्ल्स को मतलब आगे भेजा नहीं जाता है, तो ये सब कारण है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड यू हैव टू सीरियसली प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। सो बात करेंगे हम कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, राइट। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया, अगर कुछ है तो ये सब डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करती है, कंट्रीज को कंपेयर करती है, क्लासीफाई करती है, राइट। सो द मेन क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज इज एवरेज पर कैपिटा इनकम। जैसे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है मैंने बताया ही आपको लास्ट लेक्चर में। तो एवरेज पर कैपिटा इनकम जो होता है किसी भी कंट्री का, तो उसको देख के उन कंट्रीज़ के बीच में क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट के मामले में आगे है और पीछे है, राइट। तो हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज पर कैपिटा इनकम, वो बहुत लो है। तो ये एक इसका कारण है कि हम डेवलपिंग कंट्री है। तो इसका वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, एक्चुअली एक बेस बनाया है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, जैसे हमने यूएनडीपी प्रोग्राम देखा था, तो यूएनडीपी प्रोग्राम क्या करता है कि पर कैपिटा इनकम को भी उसमें काउंटिंग किया जाता है। उसके बाद में अटेंडेंस रेशियो को काउंटिंग किया जाता है, मॉर्टेलिटी रेशियो को वहाँ पे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो को वहाँ पे काउंटिंग किया जाता है, और लिटरेसी रेट को भी वहाँ पे काउंटिंग किया जाता है। तो वो यूएनडीपी प्रोग्राम मतलब बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग पैरामीटर को काउंट करने के बाद में वो क्लासिफिकेशन किया जाता है कंट्रीज के बीच में कि कौन सी कंट्री किस हद तक डेवलप है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का एक ही सिंगल पैरामीटर है, वो याद रखना है आपको, कौन सा, ये एवरेज पर कैपिटा इनकम, राइट। बाकी पैरामीटर को डिस्कस नहीं करती है। तो उसने एक मतलब आपको एक फिगर यहाँ पे दिया है कि द कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम रुपीज, राइट। तो यहाँ पे जो कंट्री का जो इनकम है तो 82,401.92 है ये। सो सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ठीक है। पर एनम साल का अगर इतना माना जाता है, इतना अगर इनकम है उसका इससे ज़्यादा, तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, कंसिडर एज द डेवलप रीच कंट्री, राइट। तो उस कंट्रीज को रीच कंट्री माना जाता है। तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी में जो मतलब डेटा दिया है ये 2013 का रिपोर्ट है, राइट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 2013, अगर किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है इतनी होती है या इसके ऊपर में होती है तो उसको रीच कंट्री बोला जाता है। तो किसके द्वारा ये लिस्ट पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट। और जो कंट्री का जो इनकम है वो लगभग 67,000, राइट, 611.5 या इससे लेस है, राइट। तो उस कंट्री को लो इनकम कंट्रीज बोला जाता है। तो हमारे इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है इसके आधा है लगभग, राइट। ये जो लो इनकम कंट्रीज दिया है तो इसके लगभग आधा है हमारा। तो आप सोच सकते हो कि हम हमारा पर कैपिटा इनकम कितना मतलब लो है, राइट। तो इसमें दो भी फैक्टर है, मतलब इतना भी हमें, जैसे यूएसए की जो पॉपुलेशन है अभी, राइट,
तो यूएसए की पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, और यूएसए का जो मतलब एरिया है वो एज कम्पेयर टू इंडिया वो बहुत बड़ा है, राइट। और वहाँ पे जो बाकी जो कंडीशंस है, राइट, हाँ, मतलब रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वो इंडिया से काफ़ी मतलब आगे है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो ये भी एक दूसरी वजह है कि इंडिया क्यों इतने लो इनकम कंट्री में आता है और बाकी जो डेवलप कंट्री वो क्यों डेवलप है आज के डेट में। तो ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिविक्स में पढ़ा होगा, राइट। तो इसीलिए दूसरे भी सब्जेक्ट को आपने सीरियसली देखना चाहिए कि उन हिस्ट्री का और सिविक्स का मतलब क्या रोल है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लिखना तो नहीं है लेकिन याद रखना है समझने के लिए। तो कुछ लिमिटेशन है इसमें, तो वो लिमिटेशन भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को ही क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, बाकी चीज़ों को नहीं किया जाता है। तो उसकी वजह से कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, या कुछ हद तक लिमिटेशन देखने को मिलती है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द इंडिविजुअल कंट्रीज, राइट। तो इससे मतलब ये चीज़ आप नहीं जान पाते हो कि हर किसी एक व्यक्ति का इनकम कितना है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो कि इसे 10 लोगों का 10 लोगों के इनकम को आप काउंटिंग करते हो आपके मोहल्ले में, तो होता क्या है कि हर किसी का इनकम एक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसकी एवरेज बोलोगे आप तो एवरेज कैसे मैक्सिमम आएगी। तो वो एवरेज और उस इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण में मैंने बोला था आपको कि किसी मोहल्ले में अगर मान लो कि 10 लोगों की इनकम जो है वो 10,000 रुपीज़ है 10 लोगों की, तो ये एवरेज इनकम होगी, राइट। 10,000 मतलब एवरेज इनकम होगी। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी की 10,000 होगी। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या हो सकता है अलग, किसी की 1,000 होगी, किसी की 500 होगी, किसी की 200 होगी, और एक दो लोगों की तो 7,000 5,000 होगी, और बाकी लोगों की बहुत कम होगी। तो इससे ये पता नहीं चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि it fails to explain how this income is distributed among the people in the individual countries. Two countries with the same per capita income might be very different with regards to income distribution। और इसीलिए ये भी होता है कि अगर मान लो कि हम इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम मान लो यहाँ पे अबाउट 40,000 है, अबाउट 40,000 है, और मान लो कि दूसरा जो हमारा नेबर कंट्री है पाकिस्तान, उसकी भी 40,000 है। तो इससे ये नहीं बोल सकते कि वहाँ के पर इंडिविजुअल पर्सन की और यहाँ के इंडिविजुअल पर्सन की जो मतलब पर कैपिटा इनकम है वो सेम ही होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफरेंट हो सकता है। वन कंट्री माइट हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाइल द अदर कंट्री might have great disparities between the rich and the poor। तो ये देखा जाता है जनरली हमारे इंडिया में कि वेरी फ्यू पीपल्स हैव द कैपिटल इन देयर हैंड। तो हमारे इंडिया में बहुत ऐसे थोड़े से ही लोग हैं कि जिनके पास में बहुत ज़्यादा कैपिटल है, और एक लार्ज सेक्टर पे पॉपुलेशन है जिनके पास में मतलब कैपिटल नहीं है, और उनका जो इनकम गैप है या इनकम सोर्सेस है वो भी रेगुलर नहीं होते हैं, और उसमें काफ़ी बड़ी गैप आपको देखने को मिलती है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन हियर, राइट। सो हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में जो केरला है विथ लोअर पर कैपिटा हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन द पंजाब, राइट। तो पंजाब से भी बहुत अच्छी रैंक क्यों है केरला की, भले ही वहाँ पे लोअर पर कैपिटा होने के बाद में भी है। इस पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर द स्टेट। तो देखो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे डिस्कस किया हमने कि वहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी, तो उसका एक एग्जांपल देखा जा सकता है। एक तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे अब। तो इस क्वेश्चन से मैं तो एग्री करता हूँ यहाँ पे, और आपके समझ में आ जाने के बाद में शायद आप भी एग्री कर जाओगे। आई डू एग्री दैट मनी इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर, like the infant mortality rate and net attendance ratio also play a very crucial role in the overall human development। देखो
जब हम ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ का मोर्टेलिटी रेट भी देखना चाहिए, वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखना चाहिए आपने, तब जाके हम बोल सकते हैं कि उस एरिया का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है। तो केरला इन सब चीज़ों में आगे है हमारी इंडिया में। केरला इन सब चीज़ों में आगे होने के कारण क्या है कि वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग लिटरेट हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11 देखा जाता है, केरला में 11, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को समझ लेते हैं पहले। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एक साल के अंदर में जो बच्चे पैदा होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज, राइट। तो 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मौत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये याद रखना। तो केरला में 11 बच्चों की मौत हो जाती है एज कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में 49 बच्चों की मौत होती है। देखो पंजाब कितना रिच स्टेट है, फिर भी वहाँ पे 49 बच्चों की मौत हो जाती है, तो ये डिफरेंस है। तो हम अभी यहाँ पे जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो केरला आगे है पंजाब से, भले ही पंजाब रिच होगा केरला से, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकेंड थिंग इज द लिटरेसी रेट, तो 91% लिटरेट लोग है केरला में एज कम्पेयर पंजाब में वो 70% है। देखो तो रीच हो जाना, आपके पास में बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड होना या बाकी रिसोर्सेस होना, जैसे ये तो मतलब एक लक की बाई लक की बात है, लेकिन खुद को डेवलप करना, खुद का लिटरेसी रेट अच्छा रखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा रखना, मेडिकल, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग मतलब कितने एजुकेटेड होंगे या खुद को समझते मतलब कितने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब केयरफुली लेते होंगे। इसी के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना लो है वहाँ पे और लिटरेसी रेट इतना हाई है वहाँ पे। और कुछ कारण है जैसे कि वेयर एज द नेट अटेंडेंस रेशियो फ्रॉम क्लास 1 to 5 वाज 91% इन केरला कंपेयर टू पंजाब। तो जो क्लास 1 to 5 का जो अटेंडेंस रेशियो है तो वो केरला में 91% है, पंजाब में 81% है, तो यहाँ पे भी आगे है केरला, राइट। सो ड्यू टू द अबव मेंशन एडवांटेजेस, केरला हैज द बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब इन स्पाइट ऑफ द लोअर पर कैपिटा इनकम। देखो तो यहाँ पे केरला में भले ही लोअर पर कैपिटा इनकम हो, वहाँ की लोगों की इनकम भले ही कम हो एज कम्पेयर टू पंजाब, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे लो है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए वहाँ के लोग डेवलप है, राइट। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके रखिए आप लोग, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कुछ डेटा की, और उस डेटा से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जैसे पर कैपिटा इनकम 2015-16 की जो रिपोर्ट है इंडियन रुपीज़ में, तो वहाँ पे कौन सा स्टेट आगे है कौन सा स्टेट पीछे है। तो यहाँ पे सबसे हाइयर जो है वो हरियाणा है, 1,62,034 रुपीज़, राइट। सो केरला सेकेंड नंबर पे 1,55,516 रुपीज़, और बिहार जो है वो 34,168। तो देखो ऐसे अलग अलग जितने भी स्टेट है इंडिया में और यूनियन टेरिटरीज है, तो उनकी एक लंबी लिस्ट बन जाती है, तो उसका जो एवरेज निकालोगे वो होगा हमारा एवरेज पर कैपिटा इनकम, राइट। तो ये बात याद रखना है यहाँ पे। तो इन फिगर से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है आपको। तो इसीलिए जब हम पर कैपिटा की एवरेज पर कैपिटा की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल इनकम उतनी नहीं होती है, वो तो एवरेज होती है, राइट। सो सेकेंड टेबल में आप देखोगे जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, हरियाणा केरला और बिहार का अगर आप कंपेयर करके देखते हो तो वहाँ पे देखिए केरला में केरला सबसे आगे है। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको 12 दिख रहा है, जो कि अभी अभी मैंने 11 भी बोला था, तो ये अलग अलग साल की रिपोर्ट है। ना लिटरेसी रेट देखिए 2011 में 94% है यहाँ पे, नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है एज कम्पेयर टू हरियाणा और बिहार ये आगे है, राइट। हरियाणा में देखिए 36 मतलब 1000 बच्चों के पीछे में 36 बच्चे जो है एक साल के अंदर में मर जाते हैं वहाँ पे, राइट। यहाँ पे लिटरेसी रेट 82% है, 61 नेट अटेंडेंस रेशियो है। और बिहार में देखिए बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो बिहार में 42 क्या होते हैं बच्चों की मौत हो जाती है वहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे है और मेडिकल केयर सिस्टम कैसे, मतलब
उस एरिया में मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण वहाँ पे बच्चे मर जाते हैं, वहाँ पे मेडिकल प्रोग्राम नहीं चलते होंगे, जो मतलब माताएं होती है, राइट, तो उनको वो सब चीज़ें नहीं मिलती है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है, या तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, या वहाँ की जो ट्रेडिशंस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, और उस एरिया में उतनी डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, तो इन सभी कारणों से बिहार, कुछ झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सभी स्टेट बैकवर्ड क्लासेस में चले जाती है, राइट। सो बात करेंगे हम नेक्स्ट थिंग यहाँ पे, कुछ डेवलप कंट्रीज का, यहाँ पे हमारे कंट्री की कंपैरिजन करेंगे हमारे नेबरिंग कंट्री से, जैसे यहाँ पे श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज है हमारी। तो इन नेबरिंग कंट्रीज की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, राइट, GNI, तो पर ये 2011 का रिपोर्ट है, आपके टेक्स्ट बुक्स में से ही उठाया इस डेटा को मैंने, और वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2013 का रिपोर्ट है। उसके साथ साथ में लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स पॉपुलेशन 2005-2012 का अगर देखें हम, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इट इज़ पब्लिश बाय द विच प्रोग्राम, UNDP प्रोग्राम, राइट, तो ये याद रखना है। तो इसके कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए हुए, तो उससे आपको मतलब मदद होंगी कि हमारे इंडिया की पोजीशन और हमारे नेबर कंट्रीज़ की पोजीशन डेवलपमेंट में क्या है। तो श्रीलंका देखिए सबसे आगे है यहाँ पे, इंडिया से काफ़ी आगे है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था, UNDP की जब रिपोर्ट आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उन्होंने बताया था, तो 76 आई थिंक श्रीलंका का था, तो यहाँ पे 73 है टेबल में, राइट। तो ये 2013 का है, तो और इंडिया का देखिए यहाँ पे 135 है। तो वन आउट ऑफ 187 कंट्रीज को जब मतलब क्लासीफाई किया गया था, 187 कंट्रीज को जब क्लासीफाई किया, तो श्रीलंका की उसमें पोजीशन क्या है, 73 नंबर पे आता है श्रीलंका, और इंडिया आता है 135। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी आगे है श्रीलंका। क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ का ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो 9,250 रुपीज़ है, राइट, डॉलर में है, सॉरी, ये PPP डॉलर में है। तो ये PPP क्या होता है, परचेस पावर पैरिटी होती है, तो इसको अलग से हम GNI को और PPP को अलग से, ये GDP वगैरह, GNP वगैरह, लास्ट क्लास में 9 क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था, फिर से एक लेक्चर में इसको कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 9,250 है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे मतलब कोई भी व्यक्ति जिंदा, एवरेज एज क्या है उसकी रहने की, तो 74, लगभग 75 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जिंदा रहता है। तो लगभग इंडिया में देखो, इंडिया की ये GNI कितनी है, 5,150 डॉलर में, और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, जैसे 60, यहाँ पे नियर अबाउट 65 ईयर्स तक व्यक्ति जिंदा रहता है। तो लिटरेसी रेट देखिए 91% श्रीलंका में है, और इंडिया में ओवरऑल 62.8% है। और SDR रैंक की तो बात मतलब काफ़ी आगे है श्रीलंका एज कम्पेयर टू इंडिया। म्यांमार में देखिए, म्यांमार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 150 है, तो इंडिया से ये काफ़ी पीछे है। तो पाकिस्तान का देखिए 146 है, लगभग इंडिया के आसपास में ही है ये, राइट। नेपाल का देखिए 145, बांग्लादेश का 142। तो यहाँ पे आपको कुछ जो, जैसे म्यांमार देखिए, म्यांमार में लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, और श्रीलंका से भी बहुत ज़्यादा है, 92.7% है। लेकिन वहाँ का ग्रॉस नेशनल इनकम क्यों कम है? तो इसके वहाँ के कुछ पॉलिटिकल रीज़न होंगे, या कुछ सोशल रीज़न होंगे, वहाँ पे रिसोर्सेस है नहीं है, ये भी कारण हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अलग अलग, बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो इस टेबल में आपको ऐसा नहीं है कि श्रीलंका सबसे ऊपर में उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है तो लिटरेसी में नहीं है, राइट। तो कुछ कंट्री किसी दूसरे पैरामीटर में आगे, तो कुछ कंट्री किसी दूसरे पैरामीटर में पीछे भी है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे बांग्लादेश की अगर बात करोगे आप, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स की है, इंडिया की नहीं है, इंडिया की 66 ईयर्स तक यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। नेपाल में लोग 68 ईयर्स तक सर्वाइवल करते हैं। तो इंडिया से ये कंट्री आ गई, लेकिन नेपाल का बाकी फिर लिटरेसी रेट है, या तो फिर ग्रॉस नेशनल इनकम है, या SDI जो है, तो ये काफ़ी पीछे है।
और एसडीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई है। तो ये स्टेबल को आप याद रखने की कोशिश कीजिए, इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए, तो इससे ये पता चलता है इन डिजिट से आपको कि कौन से कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, और लिटरेसी रेट, और आफ्टर ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है इसका, राइट। सो next thing is we are going to discuss the difference between the developed countries and developing countries on the basis of definition, status, available resources, dependency, literacy rate and infrastructure, right। and कुछ और भी पैरामीटर्स है। तो डेवलप कंट्री किसको बोलते हैं? कंट्री हैविंग एन इफेक्टिव रेट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल इनकम। किसी भी देश में जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री के ऊपर में अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और वहाँ की इंडिविजुअल की इनकम, लोगों की इनकम अगर बहुत हाई है, तो ऐसे कंट्री को हम डेवलप कंट्रीज बोलते हैं। देखो इससे क्या होगा, अगर किसी भी देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, बहुत ज़्यादा मतलब फाइनल गुड्स को क्रिएट किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, सर्विसेज को भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, लोगों की मैक्सिमम नीड्स को पूरा करने की क्षमता उस कंट्री की होती है, और उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा, क्योंकि आपको पता ही है कहीं पे भी इंडस्ट्री को शुरू करना हो तो वहाँ पे वर्कर की ज़रूरत होती है, राइट, वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होता है। तो वहाँ पे उतनी हाई इनकम होगी, तो ऐसे कंट्री की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज किन कंट्रीज को बोलेंगे हम? अ कंट्री विच हैज़ अ स्लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज, जहाँ पे अभी अभी इंडस्ट्री लग रही है, शुरू हो रही है, और उसका जो रेट है, मतलब उसकी जो स्पीड है, उसकी जो नंबर है वो बहुत कम है। जैसे इंडिया में अभी इंडस्ट्रीज लग रही है बहुत, हम ये नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है। तो जितने भी चीज़ें आप देखते हो आपके डेली लाइफ में, जैसे जितनी भी मशीनरीज है या जितनी भी डेली नीड्स की जो चीज़ें है, ये सब कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि क्या ये सभी चीज़ें हमारी इंडिया में बनती है, क्या हम कहीं से इम्पोर्ट भी करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि सभी चीज़ें हमारी इंडिया में नहीं बनती है, हम बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए आप, उसके ऊपर में लिखा होता है मेड इन चाइना, इसका मतलब वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है, और उसकी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं है, मेड इन जापान लिखा होता है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें देख लीजिए आप, राइट, या और भी बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो इक्विपमेंट हमारे इंडिया में बनते ही नहीं है, राइट। तो हम बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट के लिए या बाकी चीज़ों के लिए दूसरे कंट्री के ऊपर में डिपेंड है, और वो दूसरी कंट्री कौन सी है? शायद डेवलप कंट्रीज है। इसीलिए हम स्टेटस की जब बात करते हैं कंट्री की, तो डेवलप कंट्री जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और प्रॉस्परस होती है, वो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं होती है, वो खुद खुद की नीड्स को खुद पूरा करने में सक्षम होती है, लायबल होती है, राइट। और इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ही मतलब हैप्पी होते हैं, और उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, और लग्जरियस लाइफ को वो क्या करते हैं, वहाँ पे सरवाइव करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री, जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आती है, तो ये हमारी कंट्री लगभग बहुत सारी चीज़ों के लिए डेवलप कंट्रीज के ऊपर में डिपेंड है, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावर्टी वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है यहाँ के लोगों को। हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेस है, या किसी भी देश में जो रिसोर्सेस होते हैं, तो डेवलप कंट्रीज में इसकी क्या सिचुएशन होती है, या डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी क्या सिचुएशन होती है, तो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है। जहाँ जो डेवलप कंट्रीज होती है, वो वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कोल हो गया, या तो फिर यूरेनियम हो गया, या तो फिर बाकी मेटल नॉन मेटल के जितने भी ओर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे इफेक्टिवली बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके पास में एक तो वर्क फोर्स नहीं होता है, स्किल्ड लेबर नहीं होते, या वो टेक्निक वगैरह नहीं होते, या कैपिटल नहीं होता, उसके अलग अलग कारण होते हैं, तो उसके कारण उसका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। डिपेंडेंसी, सेल्फ कंटेंट एंड फ्लोरिश, तो ये लोग कैसे किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं होते, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डिपेंड होती है, और कोशिश करती रहती है ये डेवलपिंग कंट्री कि वहाँ पे भी मतलब टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन हो,
और वहाँ पे भी जो रिसोर्सेस है उसको यूज़ किया जाए और वो इंडस्ट्री लगाने की कोशिश के कारण वो आने वाले दिनों में वो मतलब डेवलप कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है डेवलप कंट्री में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये लो होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हो तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ये सब चीज़ें डेवलप कंट्रीज़ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास में पैसा, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण एक अच्छे एनवायरनमेंट होता है और हेल्थ अच्छी होती है, सेफ्टी सब चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे देश से पैसा लेके अभी विदेश भाग रहे। तो इसका कारण देखो, हमारे देश में जो भी बड़े बड़े लोग हैं विदेश ही जाना पसंद क्यों करते हैं? वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज है वगैरह वगैरह, जॉब करना पसंद करते हैं। क्यों जॉब करना पसंद करते हैं? क्योंकि पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपकी सैलरी ही एक इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि उस जगह पे आपको बाकी कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। सेफ्टी है जॉब की, राइट, फ्रीडम है, या आपके फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोग क्या करते हैं, जॉब का सिलेक्शन करते हैं। और जो हाई एजुकेटेड पीएचडी डॉक्टरेट वगैरह लोग होते हैं तो वो इंडिया में काम करना पसंद नहीं करते, बाहर देश में चले जाते हैं। तो इसका कारण इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको वहाँ पे, इसीलिए वो लोग अबॉर्ड जाना पसंद करते हैं। ये बात याद रखना है आपको। कुछ लोग रह जाते हैं फिर अब्दुल कलाम जैसे हमारे यहाँ पे, जिनको देश प्रेम होता है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। सो बात करेंगे हम तो जैसे लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या डेथ बर्थ रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, तो ये सब आपको हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ जहाँ जिस एरिया में देखी जाती है उस एरिया में ये देखने को मिलता है। दे रिले ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर देयर ग्रोथ, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इस टेबल को आप याद रखिए। ग्रोथ की बात करेंगे हम तो यहाँ पे हाई ग्रोथ होती है और हमारी डेवलपिंग कंट्री उन कंट्रीज़ के ऊपर में डिपेंड होती है। लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी तरह से होने के कारण, और डेवलपिंग कंट्री में ये सब ज़्यादा देखा जाता है। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है डेवलप कंट्रीज़ में, और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाई होता है। और जब रिवेन्यू की बात करते हैं, हम इनकम की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिवेन्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही मिलता है वहाँ के गवर्नमेंट को। और हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर से रिवेन्यू मिलता है। तो देखो इसका उदाहरण समझ लीजिए आप, आपको इंडिया जैसे कंट्री में दुकान बहुत जल्दी मिल जाएंगी, लेकिन इंडस्ट्री नहीं मिलेंगी। आप घर के बाहर में निकलो तो एक साइड में दुकान मिल जाएगा, थोड़े से और दूर जाओ तो किसी चौराहे पे दूसरी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो गांव के अंदर में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो चीज़ें बन नहीं रही वहाँ पे, उसको बेचा जा रहा है, मतलब सर्विस मिल रही है आपको, राइट। लेकिन बाकी जो और सर्विस मिल रही है, मतलब सर्विस टैक्स भी भरना पड़ेगा उनको। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो सर्विस सेक्टर से मिलता है। और जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सारी चीज़ों को बनाया जाता है और वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी कंट्री। तो गवर्नमेंट को जो मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलता है। और इसीलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है इतना ज़्यादा मतलब उनको रेवेन्यू मिलने के कारण बहुत सारी चीज़ों में वो सब्सिडी दे देती है। तो हमारी इंडिया में सब्सिडी तो मिलती ही नहीं है, सिर्फ गैस सिलेंडर में मिलती है। 700 का सिलेंडर शायद 500 में आता है, तो 200 रुपये गवर्नमेंट एडजस्ट करती है। और उसके लिए भी क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को डर होता है कि हमारी सरकार ना गिरा दे लोग, तो उसके कारण वो सब्सिडी डर के देते हैं। वहाँ पे तो मतलब डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सब्सिडी वहाँ के फार्मर लोगों को दी जाती है। इसीलिए वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया जैसे कंट्री में। जैसे पल्सेस हो या मेज हो या बाकी जो चीज़ें हैं फूड ग्रेन्स में, उनको फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री क्या करती है, इम्पोर्ट करती है। और यहाँ के जो मतलब पल्सेस है, यहाँ का जो फूड मार्केट है, और तो वहाँ पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो बहुत लो होने के कारण यहाँ के जो फार्मर्स है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस है। तो इसीलिए ये डेवलपमेंट चैप्टर को आपको समझना है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी मान लो कि एक आधी फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको 10,000 रुपीज़ मिलती है।
वही काम अगर दूसरे फैक्ट्री में करते हो आप तो उसको 20,000, वही काम तीसरे फैक्ट्री में करते हो आप तो 40,000। तो ये आपको अनइक्वल मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी है और एक्सप्लॉयटेशन भी है हमारे इंडिया में। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन आपको डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी एक दूसरा इसका कारण है, और इसी के कारण जो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो डेवलप कंट्री का बहुत ज़्यादा होता है और डेवलपिंग कंट्री का लो होता है। तो इसी से जब कोई गवर्नमेंट क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर समय में, साल भर में या 3 महीने में या 6 महीने में, अपने देश में जितनी भी मतलब वस्तुओं का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू, राइट। तो उसका जब टोटल किया जाता है तो उस टोटल अमाउंट को जीडीपी बोला जाता है, राइट। तो ये जीडीपी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हमारी कंट्री में मतलब इंडिया जैसे कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में बहुत लो देखा जाता है। तो इन दोनों टेबल्स को आप बहुत अच्छी तरह से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, राइट। सो अभी आपको एक होमवर्क करना है। सो होमवर्क पे कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या करना है, सॉल्व करना है एंड सेंड मी ऑन माय नंबर, ओके, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट।